ज़ारा उससे मिलने आई थी। इतने अरसे में ज़ारा को वो तो जैसे भूल ही गई थी। अब दोनों मिलकर बैठी तो तुर्की की बातें ही किए गईं। बस यही वो मौजू था जिस पर वो ज़ारा से बात कर सकती थी। 5 दफ़ा दोस्त तो हुए होते हैं, मगर वक्त इंसान को इतना आगे ले जाता है कि वो अपने दोस्त के मदार से ही निकल आता है। फिर कितना ही मेल मुलाकात रख ले, वो दरमियानी फासला नाकाबिले अबूर बन जाता है। वो भी ज़ारा के मदार से निकल आई थी। उसकी दोस्ती तो सिर्फ आयशे गुल और बहारी गुल थी, जिनको वो बता कर भी नहीं आई थी। आज फ़ोन किया तो आयशे का सेल ऑफ था। सो उससे मेल कर दी, अभी तक जवाब नहीं आया था। ज़ारा गई तो फातिमा ने उसे बुला लिया। साइमा ताई आई थी, उसे देखकर मुस्कुरा दी। शुक्र है बेटा तुम हो, वरना मैं क्या करती। इरम के ससुराल वालों की शॉपिंग करनी है, मंगनी की दुआई वगैरह। इरम को तो कुछ समझ नहीं है। तुम्हारा टेस्ट अच्छा है, मेरे साथ चलो। ताई की जुबान में जो हलावत थी, चिकनाई भरी हलावत। आयशे, बहारे, हाले, मुतज़िम, डीजे, ये लोग उस चिकनाई से कितने दूर थे ना। श्योर ताई अम्मा, मैं ज़रा अबाया ले आऊँ। वो हामी भर कर उठने लगी तो फातिमा चौंकी। तुमने अबाया लिया है? जी अम्मा, एक फ्रेंड ने गिफ्ट किया था, मैंने सोचा अब बाहर जाते हुए ले लिया करूँगी। वो वसाहिर बहुत लापरवाही से कहती उठ आई। फिर थोड़ी देर बाद ही वो अपने पाँव को छूते हरीर के अबाया में स्याह स्टोल सलीके से चेहरे की गिर लपेट कर बाहर आई। तो वो दोनों पल भर को हैरान रह गईं। ये अच्छा किया तुमने, तुम पे अच्छा भी बहुत लग रहा है। फैशन भी है आजकल अबाया का। सामा ताई मुस्कुरा कर बोली, वैसे तुम्हारे ताया ने देखकर तो बहुत खुश होंगे। मुझे ताया से सर्टिफिकेट तो नहीं चाहिए ताई अम्मा। हाँ, अबाया तो अच्छा है, मगर बहुत सिंपल नहीं है। फातिमा ज़रा मुतवस्सब थी, क्योंकि उसका अबाया सादा था और सवाए आस्तीन के सब स्टोन्स के जो इतने मध्यम थे कि तवज्जो न घेरते। कोई काम ना था, सोने कल्ब था। और मैं जब हज पे गई तो कितना कहती रही कि तुम्हारे लिए अबाया ले आऊं, मगर तुमने इनकार कर दिया था। फातिमा 3-4 साल पुरानी बात दोहराने लगी। वो इससे इसरार करती रही थी कि उनकी भाभी जो उनके साथ हज पर थी, अपनी बेटियों के लिए कीमती और कामदार अबाया ले रही थी। हया ने साफ मना कर दिया था। अबाया की बजाय उसकी कजन्स के बुरके रूसी मलबूसात लगते थे। बस अब दिल चाह रहा था। वो निकाब की पट्टी सर के पीछे बांधने लगी। तुमने निकाब भी शुरू कर दिया? साइमा ताई को अब वाकतन झटका लगा था। चले ताई, वो गाड़ी की चाबी पर्स से निकालते हुए बोली। उसके नज़रअंदाज करने के बावजूद ताई कहने लगी, अच्छा लग रहा है, मगर देखते हैं तुम कितने दिन करती हो। इससे तो 2 दिन बाद ही छोड़ देना है। फातिमा मुस्कुरा कर बोली, चलिए देखते हैं लेडीज़। वो शाने उचकाकर कहती बाहर आई। इस्तांबुल बिला शक व शुबा एक खूबसूरत और शानदार किस्म का शहर था, वो मानती थी। मगर जो भी हो, पाकिस्तान पाकिस्तान था। अपने मुल्क का कोई मुकाबला नहीं होता। बहुत अरसे बाद वो अपने इस्लामाबाद की सड़कें, दरख्त और मार्केट देख रही थी। ताई को पूरा F10 फहरा कर वो दोनों शाम ढले वापस आई तो अब्बा और ताया फुरकान लॉन में ही बैठे थे। हया शॉपर्स उठाए चलती हुई आई तो ताया जरा सीधे हुए। शायद उन्हें लगा कोई मेहमान है। मैं हूँ ताया। उसने सर के पीछे बंदी पट्टी उतार कर निकाब चेहरे से लहदा किया तो वो दोनों वाकई हैरतज़दा रह गए। तुमने कब से अबाया लेना शुरू कर दिया? तुर्की में शुरू किया था और बस ऐसे ही शुरू कर दिया था। वो बहुत आम से अंदाज में अपने बुरके की बात कर रही थी ताकि कोई मजाक न उड़ा पाए, मगर साइमा ताई किसी और ही मूड में थी। वो वहीं खड़े खड़े हया के बुरके की तारीफें करने लगी। अब्बा मुस्कुरा रहे थे, उन्हें कुछ खास फर्क नहीं पड़ता था। ताया अलबत्ता बहुत खुश हुए। हम आज हया से कह रहे थे कि देखते हैं कितने दिन तुम बुरखा करती हो। नहीं, इंशाल्लाह मेरी बेटी कायम रहेगी। ताया की बात पे वो भीगा सा मुस्कुराती हुई अंदर चली आई। बुरका ही था, इतना क्यों डिस्कस करने लगे थे सब। उसे अच्छा नहीं लगा था, मगर शायद वो भी हक पा जानिब थे। वो पहले उसके बरक्स लिबास पहनती थी, सो उनकी हैरानी बजा थी। खैर, जो भी है, अबाया उतार कर लटकाने तक वो उन तमाम सोचों से छुटकारा पा चुकी थी। अब उसे वो काम करना था जिसके लिए वो सारा दिन मार्केट में मुस्तैद रही थी। कल उससे याद ही नहीं रहा, थकावट इतनी थी, और आज मौका नहीं मिला। मगर अब मज़ीद इंतज़ार नहीं। उसने लैपटॉप ऑन करके बेड पे रखा और पर्स से वो मखमलीन डब्बी निकाली। वो जब भी उसे खोलती दिल अजीब तरह से धड़कता था। पता नहीं क्या होगा उसमें।
उससे फ्लैश ड्राइव का प्लग लैपटॉप में लगाया। रोशन स्क्रीन पे एक चौखटा उभरा। उस पे एक मुख्तसर सा पैगाम था जिसका लुब्बे लबाब ये था कि इस फाइल पे पासवर्ड था और पासवर्ड दर्ज करने के लिए एक ही कोशिश की जा सकती थी। सही पासवर्ड दर्ज किया तो फाइल खुल जाएगी, गलत दर्ज किया तो फाइल खुद को खुद ही ख़त्म कर देगी, यानी वो कभी नहीं जान सकेगी कि उसमें क्या था। पैगाम चंद लम्हों बाद गायब हो गया। अब स्क्रीन पे एक खाली चौखटा चमक रहा था जिसमें 8 आने बने थे, किसी 8 उर्फी लफ्ज़ के लिए या किसी 8 हिंसों के लिए। एक तल्ख मुस्कुराहट उसके लबों पे उभरी। उसे एक नई पहेली देखकर बिल्कुल गुस्सा भी नहीं चढ़ा था। मेजर हेमंत ने उसे चैलेंज किया था और उसे अब ये चैलेंज जीत कर दिखाना था। कहीं ना कहीं से उसे इसका पासवर्ड मिल ही जाएगा और फिर वो उसे खोल लेगी। उससे फाइल को आगे पीछे हर तरह से खोलने की कोशिश की, मगर उसका प्रोग्राम हादसा पजीरा था। उसे कुछ समझ में नहीं आया। वैसे ही अजीब बात थी कि इस दफ़ा अहमद ने पहेली नहीं दी थी। ये पहली दफ़ा हुआ था, वरना वो पहेली हमेशा साथ ही देता था। अब वो पासवर्ड कैसे ढूंढे? खैर, कोई नहीं, कोई ना कोई हल निकल ही आएगा, वो पूरी उम्मीद थी। तुर्की से वापस आने के बाद आज उससे फ़ोन ऑन किया था। अपनी पुरानी सिम वो निकलवा चुकी थी। अभी 2 घंटे ही गुजरे थे कि फ़ोन बजने लगा। वो जो लैपटॉप पे अपनी और डीजे की तस्वीर देख रही थी, चौंक कर सीधी हुई जल्दी बुझती स्क्रीन पर चमकते अल्फाज देखकर एक गहरी सांस उसके लबों से आज़ाद हुई। खबर मिल गई आपको मेजर साहब? फ़ोन कान से लगाते हुए वो बोली। मिल तो गई, मगर मैं काफ़ी हैरान रह गया। आप वापस क्यों आ गई? वही नर्म धीमा शाइस्ता अंदाज, वो जैसे उसके अंदाज पर मुस्कुराया था। हैरत है, आपको पहली दफ़ा पूरी बात कहना नहीं हुआ? लगता है आप बहुत गुस्से में हैं। क्या हुआ है? पता नहीं, वो बेसारी से बोली। पहली बार उसे शिद्दत से एहसास हुआ कि वो मेजर अहमद से मज़ीद बात नहीं करना चाहती। आपकी आवाज़ काफ़ी बोझल लग रही है। उदास भी हैं और परेशान भी। अगर आप वजह नहीं बताएंगी तो मैं इसरार नहीं करूँगा। बस इतना बताएं, आप ठीक तो हैं? वही फिक्रमंद अंदाज, वो क्यों करता था उसकी इतनी फिक्र? जी, मैं ठीक हूँ और कुछ नहीं हुआ। अगर उसे नहीं मालूम था तो वो खुद अपने शोहर की किसी कमज़ोरी से उससे आगाह नहीं करेगी। और बताती भी तो क्या कि उससे अब्दुल रहमान के साथ देखा है जिहान को, और वो उनकी बातें, उन सारी बातों को असर नोट याद करते हुए वो ठहर सी गई। अब्दुल रहमान ने उसे टेक्स्ट करके बुलाया था। जब वो पेंट्री की खिड़की के करीब पहुंची तो उसे वहां से पाशा का चेहरा सामने दिखाई दे रहा था। हो सकता है उसे आते ही देख लिया हो सकता है वो जानबूझकर ये सब कह रहा हो ताकि वो बददिल हो जाए और जिहान को छोड़ दे। हो सकता है उससे हया को सेटअप किया हो। आखिर उससे जिहान की तरफ की कहानी तो नहीं सुनी थी। अभी पूरा महीना खाइल था उसकी और जिहान की मुलाकात में। तब तक हया, वो चौंकी, फिर सर झटका। ये जो आपकी फ्लैश ड्राइव पे पासवर्ड है, उससे खोलकर कोई और पजल भी निकलेगा क्या? नहीं, ये आखिरी लॉक है। फिर मेरी अमानत आप देख लेंगी। और इसका पासवर्ड क्या है? वो आप जैसी ज़हीन खातून को चंद मिनट में ही मिल जाएगा। अच्छा, आप तंज कर रहे हैं? वो बेइख्तियार हंसी। नहीं, सच कह रहा हूँ। बहुत ही आसान है। मुझे यकीन है कि आप मेरे पजल का आखिरी टुकड़ा अभी जोड़ लेंगी। ठीक है, अगर मुझे मज़ीद आपकी ज़रूरत नहीं है तो फिर आप आइंदा मुझे कॉल मत कीजिएगा। मैं मज़ीद आपसे कोई ताल्लुक़ नहीं रखना चाहती। उसका लहजा बहुत खुश्क हो गया था। चंद सानिये वो कुछ कह नहीं पाया। मगर आपके शोहर को तो इल्म है फिर। मुझे आपको कुछ बताना है हया। उसकी आवाज़ में दुख सा था। मैं बगैर किसी ज़रूरत के आपसे बात नहीं करना चाहती और अब मुझे ज़रूरत नहीं रही। इससे आइंदा मैं आपकी कॉल अटेंड नहीं करूँगी। खुदा हाफिज़। किसी लंबी बहस से बचने के लिए उससे हसूद कॉल बंद कर दी। अहमद ने फ़ौरन दोबारा कॉल की, उससे नहीं उठाई। अब उससे अहमद की मज़ीद कॉल नहीं उठानी थी। कल को कोई ऊंच नीच हुई तो सबसे पहले उसका हिजाब बदनाम होगा। वो जानती थी कि अब उससे बहुत मुहतात रहने की ज़रूरत है। उसे मोबाइल तकिए पे डाल दिया। अहमद से कतई ताल्लुक़ करके उसे कोई अफसोस नहीं हुआ था। वो उसके लिए कभी भी कुछ भी नहीं रहा था। वो मुतमईन थी। उस शाम वो किचन में खड़ी सलाद तैयार कर रही थी। फातिमा भी साथ ही काम में मसरूफ़ थी। नूर बानो बर्तन धो रही थी। अप्पा लॉन्च में टीवी के सामने बैठे अखबार पढ़ रहे थे। वो ज़रा बुलंद आवाज़ से उन तीनों अफराद की मसरूफियात से बेनियाज उनको तुर्की की बातें सुना रही थी। जब अपने अंदर की उदासी
जिहान की खामोशी और यादों से तंग आ जाती तो इसी तरह बोलने लग जाती। और आजकल तो उसकी हर बात तुर्की से शुरू होकर तुर्की भी ख़त्म होती थी। सफ़रनामा इस्तांबुल, ये वो मौजू था जिससे घर वाले अब बोर हो चुके थे, मगर वहाँ परवाह किसे थी। अपने घर में ये सहूलत थी कि कोई मर्द मुलाजिम ना था। ताया फुरकान का कुक सफ़र बहुत कम ही इधर आया करता था। उनका ख़ानदान वैसे भी रवायती था। ताया की तरबियत थी कि रूहेल नहीं है तो उनके बेटों को इधर नहीं आना, और वो बहुत कम सवाई किसी काम के इधर नहीं आते थे। सो अपने घर में आज़ादी से घूम फिर सकती थी। पता है नूरबानो, वहाँ टॉप कपी पैलेस के पीछे वाले रेस्टोरेंट में क्या मिलता था? अब नूरबानो के तो फरिश्तों को भी नहीं पता था कि टॉप कपी पैलेस किस जगह का नाम है। वो बेचारगी से नफ़ी में साहिल आई गई, मगर वहाँ जवाब का इंतज़ार कर कौन रहा था। वो कटिंग बोर्ड पर सब्जियाँ कट कट काटती बोलनी जा रही थी। वहाँ एक मशरूब मिलता है, ईरान नाम का, बिल्कुल लस्सी की तरह था, इतना मज़ेदार कि जिसकी कोई हद नहीं। मैं रेसिपी लाई हूँ, कभी मिलकर बनाएंगे। लाउंज में रखा लैंडलाइन फ़ोन बजने लगा तो अब्बा ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठाया। भैया ने गर्दन उठाकर उनको देखा। लाउंज और किचन के दरमियानी दीवार ऊपर से आधी खुली थी, वो उनको बआसानी देख सकती थी। हाँ सबीन, कैसी हो? वह मुस्कुराकर बात करने लगे थे। उसका दिल जोर से धड़का। लम्हे भर को से टॉप कपी और ईरान भूल गया। वो बिल्कुल चुप सी हुई, जरा सुस्त रोई से हाथ चलाने लगी। समात उधर ही लगी थी। क्या? कब? अब्बा के तासुरात बदले। वो एकदम सीधे होकर बैठे। उससे छुरी काजर में लगी छोड़ दी और परेशानी से अब्बा को देखा। कहीं कुछ गलत था। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। वो बहुत दुख से कह रहे थे। फातिमा भी जैसे घबरा कर बाहर गई, तब तक अब्बा फ़ोन रख चुके थे। क्या हुआ? फातिमा परेशानी से पूछ रही थी। हया उसी तरह मुजस्समा बनी खड़ी, सांस रोकी उनको देख रही थी। सिकंदर का इंतकाल हो गया है। अब्बा के अल्फाज से पूरे लॉन्च को सकते में डाल दिया। मलाल भरे सकते में हैरत, शौक, दुख और मिलीजुली कैफियत में घिरी खड़ी थी वो। वो लोग 2-1 रोज़ में बॉडी लेकर आ रहे हैं। फुरकान भाई को बता दूं? अब्बा तासुब से कहते फ़ोन उठाकर नंबर मिलाने लगे। एक लम्हा, बस एक लम्हा इंसान से उसकी शनाख्त छीनकर उसे बॉडी बना देता है। उसके अंदर कहीं बहुत से आंसू गिरे थे। बेख्तियार उसे डीजे याद आई थी। सुलेमान साहब के बंगले पे फोदकी वाले घर की सौगारी अच्छाई थी। लॉन में कनात लगाकर मर्दों के बैठने का इंतज़ाम किया गया था, जबकि ख़वातीन अंदर लॉन्च में थीं, जहाँ फर्नीचर हटाकर चांदनियाँ बचा दी गई थीं। दरमियान में खजूरों की गुठलियों का ढेर था। रिश्तेदार ख़वातीन सादा हुलियों में थीं, मगर आबदा, चची, सहरिश और सना बिल्कुल सफ़ेद नए लिबास पहन कर आई थीं। पता नहीं ये रिवाज कहाँ से चल निकले थे। उससे अलबत्ता चॉकलेटी रंग की लंबी कमीज़ चूड़ीदार के साथ पहन रखी थी। हम रंग दुपट्टा ठीक से सर पे लिए, गुठलियाँ पर्दे, वो लाशौरी तौर पे ऐसी जगह पे बैठी थी जहाँ से खिड़की के बाहर लॉन साफ नजर आता, मगर बाहर वालों को अंदर नहीं नजर आता था। ये दोपहर का वक्त था और खिड़कियों के शीशे बाहर से रिफ्लेक्ट करते थे। लॉन में खानदान के मर्द मौजूद थे। अब्बा, ताया और कुछ कजन्स अलबत्ता नहीं थे। वो लोग पुप्पो और मैयत को लेने एयरपोर्ट गए थे। आज 3 रोज़ बाद सिकंदर अंकल की बॉडी क्लियरेंस हासिल करके अपने मुल्क लाई जा रही थी, और वो सिर्फ ये सोच रही थी कि वो जिहान का सामना कैसे करेगी। खैर, अफ़त उससे होनी चाहिए, ना कि हया को। वही कसूरवार था, वही पाशा का साथी था, और इतनी तो मजबूत थी ही कि अपने तासुरात चेहरे पे नहीं आने देगी। जो भी होगा देखा जाएगा। उसके बावजूद जब बाहर शोर सा मचा, वो लोग पहुंच गए, तो उसका दिल इतनी ज़ोर से धड़कने लगा कि वो हैरत ज़दा रह गई। इतने बरस बाद पुप्पो आई थी, वो भी ताबूत के साथ। लाउंज के दरवाजे पे खवातीन उनसे मिलते हुए रो रही थीं। ऊंचा बैन, बुलंद सिसकियाँ। वो दूर दराज के रिश्तेदार होते जो हर शादी में सबकी तरफ से गाती और हर फोतगी में सबकी तरफ से रोती थीं, सबसे आगे थीं। पुप्पो बहुत निढाल लग रही थी, पीकी आंखों के साथ फातिमा से मिल रही थी। वो सभी खड़े हो चुके थे। लड़के ताबूत अंदर ला रहे थे। हया जरा एक तरफ हो गई और दुपट्टे का पल्लू जरा तिरछा करके चेहरे पे डाल के हाथ से पकड़ लिया। वो दुपट्टा पेशानी से काफ़ी आगे था और यूं तिरछा करके डालने से गाल, होंठ, नाक सब छुप गया था। ये उसका गैर महसूस सा निकाब था। अब अगर वो निकाब करती ही थी तो मुनाफकत कैसी?
कि बाहर के मर्दों से करे और कज़न से ना करे। एक फैसला किया है तो उसे सही से निभाए भी। मर्द चले गए तो वो आगे बढ़कर पुप्पो के गले लगी। अया, तुम कहाँ चली गई थी? जिहान बहुत अपसेट था। बेआवाज आंसू बहाती पुप्पो उससे अलग होकर आहिस्ता से बोली थी। वो सख्त शर्मिंदा हुई। क्या था, अगर पुप्पो को एक फ़ोन ही कर लेती। उससे जवाब नहीं दिया, जवाब था भी नहीं। फिर जब वो अपनी जगह पे आकर बैठी तो निगाह खिड़की पे फिसल गई। बाहर लगे मुझ में वो जिहान को खोजने लगी और फिर एकदम वो चौंकी। उससे बहुत सी बातें सोची थी। जिहान इतना गैर मुतवक्का नहीं था कि उससे कुछ बैद नहीं था कि वो उसके साथ कैसा रवैया रखे, मगर जो जिहान ने किया वो सोच भी नहीं सकती थी। जिहान सिकंदर पाकिस्तान आया ही नहीं था। जिहान नहीं आया चाची। फरूख पता नहीं कब अंदर आया था। वो करीब ही खड़ा फातिमा को बता रहा था। फूफा बता रही थी वो कामों में फंसा हुआ है। फरूख बताकर आगे बढ़ गया। फातिमा तो फातिमा बहुत भी शर्मसार रह गई। ऐसी भी क्या मजबूरी कि बंदा बाप के जनाजे पे भी ना आए। वो इतनी हैरान थी कि गुठलियाँ भी नहीं पढ़ पा रही थी। वो ऐसा कैसे कर सकता था? सिर्फ हया का साथ देने वो डीजे के वक्त आ सकता था तो अपने बाप के साथ क्यों नहीं? जब तक इंसान दूसरे की जगह पे खड़ा होकर नहीं देखता उसे पूरी बात समझ नहीं आती। कहीं दूर से जिहान की आवाज़ उभरी थी। शायद वो वजाहत उससे इसी लम्हे के लिए दी थी, मगर वो क्यों नहीं आया? क्यों? सब बहुत मुतासिफ और गमज़दा से थे। घर में खामोशी ने सोगवारियत तारी की हुई थी। अगले रोज़ स्कूल थे। घर में कुछ करने की बजाय ताया और अब्बा ने वही किया था जिसका रिवाज आजकल इस्लामाबाद में चल निकला था। तमाम अजीज़ व अकारिब को किसी 5 स्टार होटल में डिनर के लिए फैमिली वाउचर से दिए गए कि वहाँ ख़ानदान जाकर डिनर करें और मरहूम के इसाले सवाब के लिए दुआ करें। इस्लामाबाद भी कभी कभी उससे लगता कि संफुल बनता जा रहा है। इससे ये हुआ कि लोगों के सवाल और कड़े मुर्दे उखाड़े जाने से ताया और अब्बा महफूज रहे। मगर हया ने सोचा ज़रूर कि ताया फुरकान के इस्लाम को अब क्या हुआ। फातिमा फ़ोन सुनने उठी तो वो कॉफ़ी का कप लिए पप्पू के पास आ गई। वो अकेली बैठी थी, खामोश, थकी हुई। एक सफ़र था जो तमाम हुआ, एक मुशक्क़त थी जो ख़त्म हुई। थैंक यू बेटा। उससे कप बढ़ाया तो वो चौंकी, फिर भीगी आंखों से मुस्कुराई और कप थाम लिया। तुम्हारे साथ बैठ ही नहीं सकी। शर्मिंदा मत करी पप्पू, मेरी ही गलती है। मैंने सोचा जिहान को मेरा मैसेज मिल गया होगा और आपको बता देगा। एक मुबहिम सी वजाहत देकर वो अपना कप लिए उनके साथ आ बैठी। नहीं, वो कह रहा था तुम बगैर बताए चली गई हो। बहुत परेशान था, शायद कोई गलतफहमी हो गई है। वो आया क्यों नहीं? सरसरी से अंदाज में उससे पूछ लिया। वो चलना में उसे देखती रही जैसे फैसला ना कर पा रही हूँ कि वो कितना जानती है। वो तुर्की से बाहर गया हुआ था, फ्लाइट का मसला था। अभी 1-2 रोज़ में आ जाएगा। फिर आपको तो बहुत मुश्किल हुई होगी अकेले सब कुछ मैनेज करना। अया, मैंने सारी ज़िंदगी सब कुछ तन्हा ही मैनेज किया है। मेरे साथ तब भी कोई नहीं था जब मैं और मेरा बेटा जलावतनी काट रहे थे। वो आहिस्ता आहिस्ता कह रही थी। और अब तो मैं इतनी मसरूफ़ हो चुकी हूँ कि अपने मसले हल करने के लिए मुझे अपने ख़ानदान के मर्दों के सहारे की ज़रूरत नहीं रही। वो बस उनको देखे गई। उनके चेहरे की लकीरों में बरसों की मुशक्क़त की दास्तान थी जिसे पढ़ने की आँख हया के पास सही थी। तुम्हें भी इतना ही मजबूत बनना चाहिए। उनकी आखिरी बात पे बेख्तियार वो चौंकी थी कि माँ बेटा बाज़ औक़ात कितनी मुबहिम बातें कर जाते थे। वो गहरी नींद में थी जब कोई आवाज़ सीटी की तरह उसकी समात में गूंजी। काफ़ी देर बाद उससे भारी पपोटे बामुश्किल उठाए और अंधेरे में जलते बुझे रोशनी के मुंबा की तरफ देखा। मोबाइल बदिक्कत उससे बाजू बढ़ाकर बजता हुआ मोबाइल उठाया। जिहान कॉलिंग। उसकी सारी नींद उड़ गई। रात के 3 बज रहे थे। वो एकदम उठ बैठी और कॉल पिक की। सारी नाराज़ी रात की खामोशी में तहलील हो गई थी। जिहान, उसकी आवाज़ अभी भी नींद से बोझल थी। हया, वो धीमी आवाज़ में कहता, ज़रा रुको। कैसी हो? मैं ठीक हूँ और तुम? बैकग्राउंड के साथ टेक लगाते हुए उससे रिमोट उठाकर एसी ऑफ किया। कमरा बहुत ठंडा हो चुका था। फाइन। तुम सो रही थी? हाँ, इस वक्त फुटबॉल खेलने से तो रही। उससे सोचा। मम्मी सो रही हैं? जाहिर है, उठाऊँ उन्हें? नहीं,
नहीं, उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। मामू है या ड्राइवर? वो जैसे सोच सोच कर बोल रहा था। नहीं, अब्बा और अम्मा शाम में लाहौर गए हैं, कोई फौतगी हो गई थी, सुबह ही आ जाएंगे। क्यों? वो एकदम चौंकी। तुम कहाँ हो? मैं एयरपोर्ट पे हूँ और मुझे तुम्हारे घर का रास्ता मालूम नहीं है। तुम मुझे लेने आ सकती हो? ओह हाँ, तुम रुको, मैं आ रही हूँ। वो लिहाफ पहनकर तेजी से बिस्तर से उतरी। मुंह धोकर अबाया पहनकर वो चाबी लिए खामोशी से बाहर निकल आई। ड्राइवर अब्बा के साथ गया था। वैसे भी वो पार्ट टाइम था, ऐसे में वो खुद जाए, इसके अलावा कोई दूसरा हल नहीं था। इस्लामाबाद की खूबसूरत साफ सुथरी सड़कें खाली पड़ी थीं। अभी रात बाकी थी। स्ट्रीट पोल्स की सर्द रोशनी सड़क को जगमगा रही थी। एयरपोर्ट पर पहुंचकर उससे जिहान को कॉल करके आने का पैगाम दिया। उसका तुर्की का नंबर रोमिंग पर था। अस्सलाम वालेकुम। चंद ही मिनट बाद वो दरवाज़ा खोलकर फ्रंट सीट पे बैठा। एक चमड़े का पूरा दस्ती बैग अपने कदमों में रखा और सीट बेल्ट पहनने लगा। वालेकुम सलाम। इग्निशन में चाबी घुमाते हुए हया ने सरा की सरा निकाह फेर कर उसे देखा। उससे आप पेंट पे आधे आसीन वाली ग्रे टी शर्ट पहने हुए था। वही माथे पे गिरते सरा बिखरे बिखरे बाल। एयरपोर्ट की बत्तियां अंधेरे में उसके चेहरे को नीम रोशन किए हुई थी। उससे पहले से जरा कमज़ोर लगा। उसे तुर्की से आए 1.5 हफ्ता भी नहीं हुआ था, मगर फिर भी फ़र्क वासिया था। कार सड़क पे रवाना थी। दोनों खामोश थे। आखिरी मुलाकात का बोझल पल और तनाव अभी दरमियान में हाइल था। मम्मी उठी तो नहीं? नहीं, वो जरा देर को रुकी। तुम आई क्यों नहीं, सब पूछ रहे थे। मसरूफ था। वो गर्दन जरा तिरछी किए बाहर वीरान अंधेरी सड़क को देख रहा था। वो खामोश हो गई। कहने कुछ ऐसे कुछ नहीं था। क्या तुम मुझे पहले कब्रिस्तान ले जा सकती हो? अया ने सर हिला दिया। कब्रिस्तान घर से ज़्यादा दूर ना था। जल्दी ही वो पहुंच गए। बाहर नीला सा अंधेरा छाया था। सवालिया निशान की सूरत बने 7 बहन भाई। सितारे आसमान पे चमक रहे थे। पुप्पा की कब्र आपकी दादा की कब्र के साथ ही है, हया ने उसे बताया। हाथे में जिहान के वालिद और दादा की कब्रें दखली दरवाजे के साथ ही एक तरफ थी। एक दरख्त उसकी दादा की कब्र पर साया कर रहा था। वो सीने पे बाजू लपेटे कब्रिस्तान के दखली दरवाजे पर ही खड़ी हो गई। यहाँ से वो जिहान को आसानी देख सकती थी। जिहान आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाता दोनों कब्रों के पास आया। फिर धीरे से वो सिकंदर शाह की कब्र के सामने पंजों के बल बैठ गया। दोनों हाथ दुआ के लिए उठाए। अब वो दुआ मांग रहा था। हया उसके हक में थी, तो उसका चेहरा नहीं देख सकती थी। दुआ के बाद वो काफ़ी देर सर झुकाए एक पंजे के बल कब्र के सामने बैठा रहा। उंगली से वो मिट्टी पर लकीरें खींच रहा था। फिर जब वो उठा तो हया जाने के लिए पलट गई। घर आकर वो अंदर दाखिल हुआ तो हया ने आहिस्तगी से लाउंज का दरवाज़ा बंद किया और 2 उंगलियों से निकाब नीचे खींचते हुए उतारा। तुम आराम कर लो, मैं ऊपर कमरा दिखाती हूँ। वो अजनबी से अंदाज में कहती सीढ़ियाँ चढ़ने लगी। जिहान खामोशी से उसके पीछे ऊपर आया। दस्ती बैग हाथ से पकड़कर कंधे पे डाल रखा था। हया दरवाज़ा खोलकर एक तरफ खड़ी हो गई। साफ सुथरा सा गेस्ट रूम। कुछ खाओगे? उससे चौखट पर खड़े किसी रस्मी मेज़बान के लहजे में पूछा। जिहान ने बैग बेड पे रखा और साथ बैठा। बस एक कप चाय, मेरे सर में दर्द है। वो झुककर जॉगर्स के तस्वीर खोल रहा था। उल्टी कदमों वापस पलटी। चंद मिनट बाद जल्दी जल्दी चाय बना कर लाई। वो बेड पे नींद दराज आंखों पे बाजू रखे हुए था। चाय? उससे कप साइड टेबल पे रखा, वो हिला तक नहीं। जिहान? मगर वो सो चुका था। हया की निगाहें उसके पाँव पे पिसी। जॉगर से तस्वीर खोल चुका था मगर उतारे नहीं। पता नहीं क्यों उसे तरस आया। शायद वो थका हुआ था, शायद बीमार था। उससे एसी ऑन किया और दरवाज़ा बंद करके बाहर आ गई। सुबह वो देर से उठी। लाउंज में आई तो फातिमा और पप्पू चाय पी रही थी। 11 बज चुके थे। नूरबानो, मेरा नाश्ता। नूरबानो को पुकार कर वो उनके पास आ बैठी। फातिमा लाहौर वालों का तस्करा ही कर रही थी। आप लोग कब आए? सुबह 8 बजे पहुंच गए थे, तुम सो रही थी। फातिमा मुस्कुरा कर कहने लगी। हम्म, अच्छा जिहान उठ गया? हया की निगाह सीढ़ियों के ऊपर पिसी तो यूं ही लबों से निकला और दोनों एकदम उससे देखने लगी। जिहान? ओह, वो एकदम सीधी हुई। वो सुबह पहुंच गया था, ऊपर कमरे में है, आपको नहीं पता चला? नहीं, वो आ गया। सबीन सिकंदर के चेहरे पे एकदम चमक सी उभरी, खुशगवार सी हैरत। वो बाप के जनाजे के तीसरे दिन पहुंच रहा था, मगर इधर कोई नाराज़ी नहीं। जी मैं देखती हूँ। बूदी उठाई।
ऊपर उसके कमरे का दरवाज़ा खोला तो यकबस्सा हो चुका था। एसी तब का ऑन था। उसने जल्दी से एसी बंद किया और पंखा चला दिया। जिहान उसी हालत में जूतों समेत लेटा था, आंखों पे बाजू रखे। वो शायद नींद में भी किसी को अपनी आंखें पड़ने नहीं देता था। तपाई पे धरी चाय ठंडी और पुरानी हो चुकी थी। सोचा उठा ले, फिर ख्याल आया कि रहने दे। उसको पता तो चले कि उसके लिए चाय ले आई थी। वो दोपहर के खाने तक भी नहीं उठा। पप्पू उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी, सो उसके उठने का इंतज़ार कर रही थी। दोपहर में सारा आ गई। मौसम अच्छा था, दोनों ने शॉपिंग प्लान कर ली। मगर जब वो अबाया पहन कर बाहर आई तो फिर से एक्शन रिप्ले शुरू हो गया। तुमने अबाया कब से लेना शुरू कर दिया? वही हैरत, सवाल, तफ्तीश, तशवीश। एक लंबा और जामिया सा जवाब देकर भी उसे लगा कि सारा गैर मुतमईन है और गैर आरामदेही। शॉपिंग करते, जूते देखते, कपड़े निकलवाते और फिर आखिर में राहत बेकर्स के सामने पार्किंग लॉट में बैठे स्कूप का स्लश पीते हुए ज़ारा बार बार एक गैर आरामदेह निगाह उस पर डालती जो पूरे इत्मीनान से अभाव और निकाह में बैठी स्लश पी रही थी। यार चेहरे से तो उतार दो। ज़ारा, मेरा ना दम घुट रहा है, ना ही मरने लगी हूँ। मैं बिल्कुल कंफर्टेबल हूँ। अगर तुम नहीं हो तो बताओ। वो एकदम बहुत संजीदगी से कहने लगी। वो हयात सुलेमान थी। वो आयशे गुल की तरह हर बात नरमी से सह जाने वाली नहीं थी। जब वो अपने ज़माना जहालत के लिबास पे किसी को बोलने का मौका नहीं देती थी तो अपनी काप पे क्यों किसी को बोलने दे। सिर्फ हजाबी लड़की सब्र क्यों करे। उसकी राय में बहुत ज़्यादा चुप रहने को भी कमज़ोरी समझा जाता था। नहीं नहीं, मैं तो तुम्हारे लिए कह रही थी। ज़ारा ज़रा बौखला गई थी। वो सर झटक कर स्लश पीने लगी। बाहर पार्किंग लॉट में चंद माह पहले के मुनासिब रब्बी रकम थे। डॉली उसे सबसे पहले इसी जगह पे मिला था। मेजर अहमद यानी पिंकी से मिलकर जो उसे उलझन होती थी कि वो पिंकी कैसे बना, अब वो ख़त्म हो गई थी। वो तो उसकी जॉब का हिस्सा था। पता नहीं वो बात पहले क्यों नहीं समझ सकी। वो वापस आई तो दिल सराज बोझल था। ज़ारा और उसका मदार अब मुख्तलिफ हो गया था। पता नहीं डीजे अगर होती तो कैसा रद्द-ए-अमल देती। अब अजनबी का टैग जो पेशानी पे लग गया था। लॉन्ज में सब बड़े बैठे थे। ताया, ताई, अब्बा, अम्मा, पुप्पो और सामने एक सोफे पे संजीदा सा बैठा जिहान। वही सुबह वाले कपड़े, मगर बाल गीले थे। शायद अभी भी फ्रेश होकर नीचे आया था। वो सलाम करके अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। दरवाजे पर पहुंचकर उसे लगा वो उसे देख रहा है। उसे बेख्तियार पलट कर देखा। जिहान ताया फुरकान की तरफ मुतवज्जा था। वो उसे नहीं देख रहा था। वो सर झटक कर अंदर आ गई। दोबारा उसके जिहान से मुलाकात रात के खाने पे हुई। वो ज़रा देर से डाइनिंग टेबल पे पहुंचा था। पापा मरकज से कुर्सी पे थे। हया फातिमा के साथ एक तरफ थी। जिहान ने जो कुर्सी खींची वो हया के मुकाबिल थी, मगर वो उसे नज़रअंदाज कर रही थी। वो भी यही कर रहा था, बल्कि वो तो शायद हमेशा से यही करता आया था। कितनी छुट्टी है तुम्हारी? अब्बा खाने के दौरान पूछने लगे। वो सर झुकाए कांटे से सलाद का टुकड़ा उठाते हुए बोला। कुछ कंफर्म नहीं है। छुट्टी कैसी, अपना रेस्टोरेंट है इसका, बल्कि बादशाह का। उससे तलखी से सोचा। 1 डेढ़ हफ्ता तो हूँ, फिर शायद चला जाऊँ। मम्मी को यहाँ ही अपार्टमेंट ले दूंगा। आया ने चौंक कर सर उठाया। फूफू, आप अब यहीं रहेंगी? उसके चेहरे पे खुशगवार से हैरत उमड़ आई थी। सबीन फूफू ने हल्की से मुस्कुराहट के साथ सरस्वत में हिला दिया। सिर्फ सिकंदर के लिए वहाँ थी, अब उधर रहने का कोई जवाब नहीं है। तो जिहान, आप भी यहीं शिफ्ट हो जाओ। फातिमा ने ज़रा दबे दबे से जोश से कहते हुए एक नज़र सुलेमान साहब को देखा। वो भी ज़रा उम्मीद से जिहान को देखने लगे। वही बेटी को अपने करीब रखने की ख्वाहिश। और अपार्टमेंट की क्या ज़रूरत है, यही घर है सबीन का। जिहान हल्का सा मुस्कुराया। वह पूरे दिन में पहली दफ़ा मुस्कुराया था। रहने दे मामी, मेरे नसीब में पाकिस्तान में रहना लिखा ही नहीं है। उसकी आवाज़ में कुछ था कि हया हाथ रोककर उसे देखने लगी। वो सर झुकाए खाना खा रहा था, मगर चेहरे पे वही मुस्कुराहट, वही चमक थी जो वो कभी कभी उसके चेहरे पे देखा करती थी। खास मौक़ों पे, खास बातों पे। है, कभी वो उसकी वजह भी जान नहीं लेगी। वो धीरे से सर झटक कर खाना खाने लगी। सुबह फजर पढ़कर सोने की बजाय वो ऊपर आ गई। जिहान के कमरे के सामने से गुजरते हुए एक नज़र उससे बंद दरवाजे पे ज़रूर डाली थी। कुछ चीज़ें करने से इंसान खुद को कभी नहीं रोक पाता। छत पे हर तरफ लहलहाते कमलों की सरहद बनी थी। अब्बा का शौक मंडेर वहाँ से काफ़ी ऊंची थी। मंडेर के साथ एक कैन का एक झूला रखा था। उस खूबसूरत सुबह में वो झूले पे आ बैठी।
और गर्दन मोड़कर मंडेर के सुराख से बाहर देखा। मंडेर उसके सर से ऊंचा था, मगर डिज़ाइन के तौर बने बड़े बड़े सुराखों से नीचे कॉलोनी और सड़क साफ नजर आती थी। वो यूं ही तिरछी होकर बैठी कॉलोनी पे उतरती सुबह देखी गई। हर सू खामोशी और ताजगी थी। कभी कभी परिंदों के बोलने की आवाज़ आ जाती या फिर किसी के भागने की। वो जरा चौंकी। दूर सड़क पर कोई भागता आ रहा था, ट्रैक सूट में मलबूस जॉगिंग करता शख्स। उसे एक लम्हा लगा था पहचानने में। जिहान। वो हैरान हुई थी। वो कब उठा, कब घर से निकला, मालूम नहीं। वो उसे देखती रही। जिहान अब घर के सामने से गुजरकर मुखालिफ समेत दौड़ता जा रहा था। वो गर्दन पूरी मोड़कर उसे देखी गई। चंद कदम दूर वो रुका और ठटक कर पीछे सड़क को देखा, जैसे उसे महसूस हुआ हो कि कोई उसे देख रहा है। मगर वो सड़क पे ही देख रहा था, ऊपर नहीं। वो जल्दी से झूले पर से उठी और अंदर दौड़ गई। वो फिर से पकड़े नहीं जाना चाहती थी। सब्ज झूले, फूलों की मार्केट और वो दुकानदार, उसे सब याद था। जब जिहान ने उसके कमरे का दरवाज़ा खटखटाया तो वो किताबें खोले बैठी थी। दस्तक पे चौंकी और फिर उठकर दरवाज़ा खोला। उसे सामने खड़े देखकर दिल अजीब सी मुत्साद कैफियत का शिकार होने लगा। हया, क्या तुम फारिग हो? वो बहुत दोस्ताना अंदाज से पूछ रहा था। हाँ, क्यों? उसे दरवाज़ा ज़रा ज़्यादा खोल दिया ताकि वो बिस्तर पे फैली उसकी किताबें देखकर जान ले कि वो हर किसी फारिग नहीं है। ओके, तुम फारिग ही हो, ठीक। उसे समझ कर सही लाया। यानी तुम मेरे साथ मार्केट चल सकती हो? श्योर। उसे शाने उचका दिए। हालांकि उसे उस पर बहुत गुस्सा था। उससे मुखातिब भी नहीं होना चाहती थी। उससे हमेशा गलत बयानी ही की थी। उसे जिहान से बहुत गिले थे, मगर फिर भी जाने के लिए तैयार हो गई। उससे इनकार नहीं कर सकती थी। क्या खरीदना है, ताकि उसी हिसाब से मतलूबा जगह पे जाए। कपड़े वगैरह। जल्दी में निकला था, ज़्यादा सामान नहीं उठा सका। एक तो जब वो मोहसिब और शाइस्ता होता था तो उससे ज़्यादा नर्म खो कोई नहीं था। वो अंदर ही अंदर दिल में लाती कोई बाहर आई थी। कोई और नहीं मिला था इसे साथ ले जाने के लिए। उसे ज़रूर घसीटना था अपने हमरा। शॉप पे उसका साथ देने के लिए वो भी रैक पर कपड़ों के हैंगर्स उलट पुलट कर देखती रही। जिहान एक कुर्ते का हैंगर कंधे से लगाते हुए सामने कद आवर आईने में खुद को देख रहा था। हया उसके करीब ही खड़ी थी, सो आईने में वो भी नजर आ रही थी। उसका अक्स देखते हुए जिहान जरा सा मुस्कुराया। तुमने वो कार्टून देखे हैं, निंजा टर्टल्स? वो मुस्कुराहट दबाए संजीदगी से पूछने लगा तो उसे साथी से सर अस्वाद में हिला दिया। हाँ तो, वो जवाब दिए बिना बेसाख्ता उमड़ाती मुस्कुराहट दबाते हुए हैंगर पकड़ कर पलट गया। चल लम्हे वो उलझी खड़ी रही। समझ में नहीं आया कि वो क्या कहना चाहता था। फिर कद आवर आईने में अपना अक्स देखा तो फौरन समझ में आ गया। गुस्से का शदीद उबाल उसके अंदर उठा था। बामुश्किल सब करते उसने निगाहों से जिहान को तलाशा। वो वही कुर्ता लिए काउंटर की तरफ जा रहा था। वो बदतमीज इंसान उसके निकाब को निंजा टर्टल्स की आंखों की पट्टी से तशबीह दे गया था। उसका मूड वापसी का सारा रात साफ रहा, मगर वहाँ परवाह किसे थी। किचन में शाम की चाय दम पे चढ़ी थी। इलायची और तले थे कबाबों की मिली जुली खुशबू सारी किचन में फैली थी। वो नूर बानो के सर पे खड़ी ट्रॉली में बर्तन रखवा रही थी। जिम्मेदार वो पहले भी थी, मगर तुर्की से आने के बाद हर काम अपने हाथ से करने लगी थी। अब भी नूर बानो से ज़्यादा वो काम कर रही थी। बाहर लॉन्च में ताया, फुरकान और साइमा दाई आए बैठे थे। अम्मा, अब्बा, पप्पू और जिहान भी वहीं थे। काम करते हुए मुसलसल उसे एहसास होता रहा कि जिहान उसे देख रहा है, मगर जब वो रुक कर गर्दन मोड़ कर देखती तो वो किसी और जानिब देख रहा होता। जिहान के साथ एक ही घर में वो 2 दफ़ा रही थी। एक, जब डीजे की बार वो इकट्ठे पाकिस्तान आए थे, तब उसे अपने गम से वक्त ना मिला था। और दूसरा, जब अपनी मंगनी की रात वो फूफो के घर रुक गई थी, और तब जिहान को अपनी फ़ोन कॉल के इंतज़ार से वक्त ना मिला था। यूं अब नॉर्मल हालात में पहली दफ़ा वो एक छत तले थे और उसे एहसास हुआ था कि बहुत बेसर, खामोश और धीमा सा इंसान था। ये उसका एटीट्यूड नहीं, फितरत थी। उसके पास से गुजरते हुए वो सलाम कर लेता, हाल अहवाल पूछता और बस। हाँ, घर में फारिग रह रहकर उगता आ जाता हूँ तो नूर बानो के साथ किचन में कभी बर्तन धोने लग जाता तो कभी उसे सब्जियाँ काट कर देता। नूर बानो बेचारी हक तक रह जाती। अगर बाहर जाता तो सुबह जॉगिंग। उसे पहली दफ़ा मालूम हुआ था कि वो जॉगिंग, वॉक, वर्जिश, इन चीज़ों का बहुत ख्याल रखता था। फिर जब घर में बहुत बोर हो गया तो एक दफ़ा फातिमा के कहने पे हया उसे बाहर ले गई, मगर वो इतना तंग कर देने वाला था। यहाँ से मुड़ जाओ,
हाँ ले जाओ, नहीं अब पीछे चलो। लेफ्ट से क्यों मुड़ रही हो, राइट से मुड़ो। क्योंकि मैं राइट हैंड ड्राइव कर रही हूँ जिहान। अब उससे अपनी गाड़ी की चाबी जिहान को दे दी थी। जहाँ जाना है खुद चले जाओ, जैसे तासुरात के साथ। उसके पास इंटरनेशनल लाइसेंस था, सो मसला नहीं था। अब वो कभी कभी घर से बाहर निकल जाता। घर के करीब उससे जिम भी ढूंढ लिया था। जिहान के साथ रहने में एक मसला था, वो इतनी खामोशी से बिना चाप पैदा किए घर में दाखिल होता कि पता ही ना चलता, और वो आपके पीछे खड़ा होता था। अब आते जाते चंद एक रस्मी बातों के अलावा उनकी बात ना हो पाती। चांदी के मुजस्मे या तो चटक चुके थे या बिल्कुल पत्थर चुके थे। आज भी वो उसे देख रहा था, मगर वो उसे पकड़ नहीं पाई थी। वो कुछ कहता क्यों नहीं है, उससे उलझन होती। वो उससे बेतबार करार देकर छोड़ आई थी। वो गिला क्यों नहीं करता, सफाई ना दे मगर शिकायत तो करे। लेकिन वहाँ असली खामोशी थी। वो ट्रॉली धकेलती लाउंज में लाई, दुपट्टा शानों पे फैलाकर उससे लंबे बालों को समेटकर कंधे पे आगे को डाला हुआ था। वाकई दिल नहीं करता। सिकंदर भाई को गए हफ्ता भी नहीं हुआ, मगर वो लोग समझते ही नहीं, जल्दी मचाई हुई है। साइमा ताई कह रही थी शायद इरम की मंगनी का मामला था। आया पंजों के बल कारपेट पे बैठी, चाय के कप पेस्ट में रखकर बारी बारी सबको पकड़ाने लगी। भाभी आप फिक्र ना करें, जब हमें एतराज़ नहीं है तो लोगों का क्या है। आप अल्लाह तवक्कल करके फंक्शन की तैयारी शुरू करें। पप्पू बहुत रसान से वासा कर रही थी कि उन्हें कोई एतराज़ नहीं है। असल में असजद के भाई और भाभी बाहर से आए हुए हैं, उनकी मौजूदगी में फंक्शन करना चाहते हैं। थैंक्स। ताया ने मुस्कुराकर उससे कप पकड़ा तो वो वापस आई और आखिरी कप जिहान की तरफ बढ़ाया। वो जो गौर से अब ताई की बात सुन रहा था, जरा से निगाह उठाकर उसे देखा और कप पकड़ लिया। वो इसे एतवार का कह रहे थे। तो भाई आप हाँ कर देना, मुझे खुशी होगी। एतवार का फंक्शन, ताया ने सोचा, क्या पहनेगी। वो चाय से फारिग होकर कमरे में आई और अलमारी खोलकर कपड़े उलट पुलट करने लगी। कुछ स्लीवलेस था, किसी की शिफॉन की आस्तीनें थी, किसी का दुपट्टा बारीक था। उसका एक जोड़ा भी आइडियल हिजाबी लिबास पे पूरा नहीं उतरता था। दूसरी अलमारी को लॉक लगा था। उससे चाबी निकालने के लिए पर्स में हाथ डाला तो उंगलियां मखमलीन डिब्बी से टकराई। वो मुस्कुरा उठी। मेजर अहमद का चैलेंज, ट्रॉली की अमानत। उसने डब्बी खोली। स्याह यूएसबी फ्लैश अंदर महफूज रखी थी। पजल बॉक्स खुल गया। जवाहर का लॉकर भी खुल गया, मगर इस लॉक को कैसे खोले। आखिरी लॉक, इसकी तो पहेली भी नहीं थी, मगर पहेली होनी चाहिए थी। मेजर अहमद ने पहेली के बगैर कभी कोई पजल उसे नहीं दिया था। उताले के साथ उसकी चाबी भी हमेशा दिया करता था। ओह, डब्बी तो मैंने देखी ही नहीं। एकदम उससे ख्याल आया। वो बेड पर आकर बैठी और फ्लैश बाहर निकाली। वो साफ थी, कोई लफ्ज़ निशान वगैरह नहीं। अब उसने डब्बी ऊपर नीचे से देखी, कुछ भी नहीं। उससे अंदर रख के मखलीन मलीन फोम को उंगलियों से पकड़कर बाहर निकाला। नीचे डब्बी के पेंदे पे श्याम मखमल का एक और टुकड़ा रखा था। उससे टुकड़ा निकाल कर पलट कर देखा। वहाँ सुनहरी धागे से दो लफ्ज़ सिले थे, स्टोरी स्वॉप्ड। स्टोरी स्वॉप्ड, उससे अचंभे से दोहराया। ये फ्लैश ड्राइव की पहेली थी। इसको हल करके ही वो आखिरी ताला खोल सकती थी। मगर इस सतर का मतलब क्या था। ये कहानी को स्वॉप करने से क्या मुराद हुआ भला। क्या ये सतर अंग्रेजी ग्रामर के लिहाज से दुरुस्त हुई थी। अदल बदल की गई कहानी। कहानी को स्वॉप करने से मुराद तो यही होता है ना कि आप अपनी कहानी किसी को पढ़ने दें और वो जवाब में अपनी कहानी आपको पढ़ने दे। इस अजीब से सतर का यही मतलब निकलता था, मगर कौन सी कहानी। शायद प्रोफेसर गूगल कुछ कर सके। यही सोचकर उससे कंप्यूटर ऑन किया और गूगल पे यही अल्फाज लिख कर ढूंढा, मगर ला हासिल। दो मुतफरिक से अल्फाज से जिनको अहमद ने जमा कर दिया था। ये कुल 12 हुर्फ थे जो पासवर्ड नहीं हो सकते थे, मगर पासवर्ड उनमें ही छुपा था। रात सोने से पहले वो उन्हीं दो अल्फाज को सोचती रही थी, मगर किसी भी नतीजे पे पहुंचने से कब ही नींद आ गई।